हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, डेली हम सीआरपीएफ, बीएसएफ या यूपी कांस्टेबल कोई भी एग्ज़ाम हो उसी से रिलेटेड हम करते हैं अपने मैथ की प्रैक्टिस। और इसी तरह हमारा ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। 7 प्रैक्टिस सेट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर टाइम की बात करें कि हमारा टाइम रहता क्या है, तो देखिए, डेली दोपहर 12 बजे हमारे मैथ की प्रैक्टिस सेट करते हैं हम और मैथ की अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो डेली आपको नहीं भूलना है। यहाँ पर लिखा है जैसे कि रिवीजन कोर्स। तो टारगेट क्या किया है हमने, रिवीजन टारगेट किया है। और अभी फ़िलहाल हमारा सबसे पहले इन सभी वैकेंसीज में सबसे पहले एग्ज़ाम होगा सीआरपीएफ का। जब सीआरपीएफ का सबसे पहले एग्ज़ाम है तो हमारा टारगेट भी सीआरपीएफ है। दूसरी बात, अगर आप सीआरपीएफ के लिए पढ़ते हो तो बीएसएफ हो या यूपी कांस्टेबल हो, और साथ ही साथ आपके सीआईएसएफ वाली डेट भी आ गई है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और उसके जैसे भी क्वेश्चन इसमें मैं डालूंगा, पहले मैं सिलेबस देखूंगा, फिर उसके ऊपर आपके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा क्या सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ तीनों का लेवल सेम है या जो भी चीज़ें रहेंगी वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है सीआरपीएफ में। हाँ, सीआरपीएफ में दिया हुआ है आपका जनरल एप्टीट्यूड कि वो क्या चीज़ है। तो चलिए उसके ऊपर भी एनालिसिस करके उसके ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहे हैं। और कुछ बच्चों के कमेंट थे कि एएसआई के ऊपर भी वीडियो बनाओ, सब कुछ हेड कांस्टेबल के लिए है। तो चलिए कुछ कमेंट्स दिखा देते हैं जो आप लोगों की कमेंट्स आती हैं और मुझे बहुत पसंद है आप लोगों की कमेंट्स। तो इसलिए देखिए, आप लोग कमेंट करते हो इतने अच्छे अच्छे, तो मैं लाइव क्लास नहीं लेता हूँ तो आपके नाम भी नहीं ले पाता। अगर हमारी रिकॉर्डेड क्लास है तो देखिए आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपकी अपडेटेड क्लास है, कोई पुरानी क्लास नहीं है। तो डेली आपके लिए क्लास बनती है, लाइव इसलिए नहीं होती क्योंकि सेटअप का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अब देखिए, यहाँ पर पहला कमेंट आया था, ट्राई टू गिव द क्वेश्चन इन इंग्लिश फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए, आप ये वाला जो क्वेश्चन है कि इंग्लिश में आप बाइलिंगुअल पढ़ाइए, इंग्लिश में भी पढ़ाइए। हिंदी देखो बाइलिंगुअल हो नहीं सकती, हिंदी तो हिंदी में होगी। रीजनिंग आपकी दोनों लैंग्वेज में चल रही है, हिंदी और इंग्लिश। मैथ की बात है तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए। मैथ के क्वेश्चन भी आपके बाइलिंगुअल कर दूंगा। अभी फ़िलहाल आप समझ सकते हो, सारी क्लासेस में बताता हूँ कि मैं सिंगल पर्सन हूँ जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। सारे काम मुझे ही करने होते हैं, पीडीएफ बनाना, क्वेश्चंस ढूंढना, सब काम। देखिए, विवेक वर्मा है, इन्होंने होमवर्क का आंसर दिया था कि आंसर 1 होगा। तो मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, सभी का रिप्लाई देता हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप होमवर्क का भी आंसर देते हो। आगे है कि ये है स्टेटस वर्ल्ड, किसी ने लिख रखा है अपने नाम के आगे। सर प्लीज़ आप ऐसे ही रोज़ कराइए सर, डेली इसी तरह सेट दीजिएगा। पप्पू सिंह हैं। आगे है सोनू कुमार, तो इनका क्वेश्चन था देखिए, जनरल एप्टीट्यूड में जीके जीएस है या फिर कुछ और है, प्लीज़ बताओ। तो देखिए, सोनू के रिगार्डिंग और भी बच्चों के इसी तरह के क्वेश्चन है, तो सबका जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। मैथ फ्यूचर स्टडी है, इन्होंने बोला है सर जी मेरा सीआईएसएफ एएसआई का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, क्या होगा सर, कुछ बताएं। तो मैंने आपसे बोला था देखिए, जब सीआईएसएफ वाले फॉर्म फिल हो रहे थे, जिन भी बच्चों ने अपने फ़ोटो पर नेम फिल नहीं किया था, फ़ोटो पर डेट नहीं डाली थी, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और दूसरा फॉर्म अपना फिल कर दीजिए। ऐसे ही एक हमारा सीआरपीएफ वाला स्टूडेंट भी है, उसने बोला है कि मुझसे थोड़ी गलती हो गई है, उसके फ़ोटो में शायद प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे भी यही बोला था कि आप अपना देखिए, किसी के फादर नेम या अपने नेम में गलती करके उसको ऑनलाइन कर दीजिए फिर से। उसका प्रूफ सीआईएसएफ है ही, जिन्होंने बच्चों ने दोबारा से ऑनलाइन करा दी थी, तो सीआईएसएफ में उनका जो गलती वाला फॉर्म था वो रिजेक्ट हो गया और जो दूसरी ऑनलाइन थी वो उनका ठीक हो गया। आगे कुछ कमेंट्स हैं कि आप मेरे फेवरेट सर हो, तो भाई बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपका फेवरेट बनता जा रहा हूँ, तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वेरी नाइस, थैंक यू। बाइलिंगुअल में लाएँ तो बिल्कुल बाइलिंगुअल में भी लाएंगे। और हाँ, ये देखिए, ये है प्रीवियस ईयर सीआरपीएफ का, तो ये बाइलिंगुअल अब तो ये हो चुका, तो अब बाइलिंगुअल क्या लेके आऊँ। तो टेलीग्राम पर आप जाइए, वहाँ पर आपको बाइलिंगुअल में मिल जाएगी पीडीएफ, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, एक ही पीडीएफ में दोनों लैंग्वेज हैं। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन है, इन्होंने भी आंसर दिया था। हाँ, तो ये भाई, तो इनके लिए तो ये स्लाइड तो मैंने अलग से रखी है। देखिए, मैथ प्रीवियस ईयर जो था हमारा, अब यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट होती है, तो अब बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है। और मैंने ये वाली कमेंट इसलिए ली है
एक क्वेश्चन कराया था प्रीवियस ईयर में 101वां क्वेश्चन। तो 101वां क्वेश्चन था, तो इन्होंने लिखा है कि सर क्वेश्चन 101 का आंसर गलत है। चलिए भैया, मान लिया क्वेश्चन 101 का आंसर गलत है, उसका आंसर 81 होगा। अब इन भैया ने ये भी बताया है कि उसका आंसर 81 होगा और मैंने बताया था 79। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने अपने क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लिया है जो मैंने कराया था। यहाँ पर आप देख सकते हो बाकायदे आंसर लगा हुआ भी है। अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने बोला है ये क्वेश्चन क्या है, क्या सच में 81 इसका आंसर होगा या जो मैंने कराया था वो सही होगा। तो देख लेते हैं। संख्या है 54, 91, 60। इसमें से वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब क्वेश्चन कैसे होगा, तो क्वेश्चन ये होगा 54, 91, 60 में से कौन सी संख्या घटाए। तो मैंने आपको बताया था कि आप ऑप्शन ही घटा करके देख लो। या क्या करना होता है हमको, हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इसका एलसीएम बनाते हैं, मतलब फैक्टर निकालते हैं, फिर उससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा हो रहा है कितना कम हो रहा है, इस तरह से। या अगर फैक्टर से नहीं करते तो आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, जितना आपका शेषफल बचता है वो ही आपका घटेगा, तो जितना एक्स्ट्रा बच रहा है वो ही आपका माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन पिछला है, मैं पहले ही करा चुका हूँ तो डायरेक्टली कराऊंगा। अब अगर हम इसमें से 79 घटाते हैं कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 5, यहाँ पर 8 बच जाएगा। अब कितना बचेगा, तो यहाँ पर 0 बचेगा, 9 बच जाएगा, 4 और 5। तो 54, 91, 60 में से जब हम घटाते हैं अपना 79 तो कितना बचता है, 5,49,081। 5 लाख ये 54, 90, 81 बचता है। और मैं आपको बता दूं, इसने बोला है कि ये एक पूर्ण वर्ग बने, तो ये एक पूर्ण वर्ग किसका बनेगा, तो इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए। तो देखिए अब भी आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, पहले भी आपको वर्गमूल निकालना रहता, इसलिए मैंने बोला था कि आप डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकालिए 54, 91, 60 का, और उसमें से जो आपका एक्स्ट्रा बचता है वो ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखें कि 54, 90, 81 किसका वर्गमूल है, तो मैं किसका वर्ग है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और वर्ग है ये 741 का। अब आप ये बताइए, अगर हम 81 में से घटा दें तो क्या ये एक पूर्ण वर्ग बन सकती है, तो बिल्कुल नहीं बनेगी। तो प्लीज़ इन चीज़ों से इफ़ेक्ट पड़ता है कि क्वेश्चन का आंसर गलत है, अगर गलत है तो पहले उसको खुद देख लीजिए कि क्या सच में गलत पढ़ा दिया। हो जाता है, देखिए मैं मानता हूँ कि गलती हो जाती है, आप लोग कमेंट करते हो। और मैंने देखिए ये कोई भी आपको देखिए कमेंट जो ली है आपकी, इसलिए नहीं ली है कि मैं आपकी इंसल्ट करूं, तो कोई इंसल्ट वाली बात नहीं है भाई। सुमित जो भी हो, आप अगर आप क्लास देख रहे हो तो आप ये मत सोचना कि मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ। मैं ये इसलिए लेकर के आया हूँ कि जब ये कमेंट होती है कि क्वेश्चन का आंसर गलत है तो बच्चों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उनको लगता है कि कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रहे। किसी में गलती हो भी जाती है, मैं मानता हूँ, अगर गलती होती है तो उसके लिए सॉरी। अब देखिए जब आपको लग रहा था कि गलत है तो देखिए सॉल्यूशन तो मुझे कराना ही था कि क्या वाकई में गलत है। अगर गलत होता तो मैं सही वाला आंसर बता देता। अब ये गलत नहीं है तो भैया प्लीज़ एक बार और चेक कर लीजिए सुमित जी, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है। आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज देखिए क्वेश्चन कराने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, आज के जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन देखिए जो मैंने प्रीवियस ईयर में आपको करा दिए हैं, यानी कि जो 7 प्रैक्टिस सेट आपको कराए हैं उन सबको देखते हुए, और बाकी आपको जो CISF वाली भी वैकेंसी आई है उसका भी एनालिसिस किया है। MTS की आपकी CISF की वैकेंसी नहीं आई, उसके PET होने लगे, MTS की भी वैकेंसी आ गई। तो सबको ध्यान में रखते हुए आज मैंने आपके लिए अच्छे से नए नए क्वेश्चन तैयार किए हैं, जिससे कि आपको लगे कि आपका लेवल बढ़ चुका है और लेवल भी बढ़ा है। क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं आज के, किसी दिन बताया हो या ना बताया हो, आज अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका आउट ऑफ 25 स्कोर कितना रहा। तो आज के बराबर मैंने किसी दिन मेहनत नहीं की आपके लिए क्वेश्चन बनाने में, मैं खुद बोल रहा हूँ आज बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है आपके लिए क्वेश्चन तैयार करने में, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के यहाँ पर रखे हुए हैं। प्लीज़ लास्ट तक बने रहना और फटाफट करते रहिए क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर लेना,
और हाँ, आपको लगता है कि इस चैनल से आपका कोई बेनिफिट है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारा क्वेश्चन है कि ए व बी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। ए व बी 20 दिन कार्य किया, ए व बी ने 20 दिन कार्य किया, बी कार्य को छोड़कर चला गया तथा शेष कार्य को ए ने 10 दिन में समाप्त कर दिया। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी दोनों कितने दिन में कर सकते हैं काम को? 24 दिन में कर सकते हैं। अब इसने क्या बोला है, ए व बी ने 20 दिन तक कार्य किया, ठीक है। बी कार्य छोड़कर चला गया, तो कितने दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया? तो यानी टोटल काम हो जाता 24 दिन में, दोनों करते रहते। तो 4 दिन पहले, 20 दिन कार्य किया है ना उन्होंने, तो 4 दिन पहले काम छोड़कर चला गया और शेष कार्य को ए ने 10 दिन में किया। तो लॉजिक यहीं पर है आपका। अब देखिए लेवल भी आपका बढ़ गया है। पहले आसान था, सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता था कि ए ने इतने दिन में किया, बी ने इतने दिन में किया, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब क्वेश्चन करिए कि कैसे होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं कि ए प्लस बी ये दोनों मिलकर जितना काम 4 दिन में कर देते उतना ही काम ए ने कितने दिन में किया? 10 दिन में। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से हमारा निकल जाएगा ए और बी की इफ़िशियंसी। कैसे? यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इसको 4 को काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा? 5a बराबर हो जाएगा 2a प्लस के 2b। 3a बराबर 2b हो जाएगा, 2a इधर आके माइनस हो जाएगा, तो a अपॉन b क्या हो जाएगा? 2/3, यानी a बटे b का मान हो गया 2/3। a की इफिशियंसी 2 है, b की इफिशियंसी 3 है, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर देते थे, तो हमको क्या निकालना होगा? हमको निकालना होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? 24 दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 5 की इफिशियंसी से कितना काम कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। हमको सबसे पहले टोटल वर्क चाहिए होता है। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, या मत कीजिए, यहीं से देख लीजिए कि टोटल काम, तो इसने बोला है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी की इफिशियंसी कितनी है? 3। तो बी इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 3 अट्ठे 24 और 8 पंजे 40। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 40 दिन में। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज की है जिससे कि आप अपना दिमाग लगाओ, माइंड सेट करके क्वेश्चन को करना है। तो देखिए लॉजिक कहाँ से पकड़ा आपने, ए और बी ने 20 दिन कार्य किया था, ठीक है। उसके बाद टोटल यानी कि 24 दिन करना था, तो शेष कितना रहा? 4 दिन का। और शेष काम ए ने कितने दिन में किया? 10 दिन में। तो दोनों ने जितने दिन में काम किया, यानी शेष काम जितना ए प्लस बी 4 दिन में करते उतना ए ने 10 दिन में किया। तो ये वाला काम और ये वाला काम, दोनों काम तो बराबर है ना, इसलिए हमने रख ली इक्वल में और इनकी निकाल ली इफिशियंसी। और जब हमको इफिशियंसी पता होती है, टोटल वर्क पता हो जाता है, तो हम कुछ भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 2 अंकों की एक संख्या में, तो देखिए जब भी आपसे बोल दे 2 अंकों की एक संख्या, तो डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे लिख दीजिए 10x प्लस के y। 2 अंकों की संख्या क्या होती है? मान लीजिए 72 है, या मान लीजिए आप 22 है, तो 22 को आप कैसे लिख सकते हो? 20 प्लस के 2। 20 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, यानी इकाई अंक और दहाई अंक। तो ये कहने का मतलब है ये मिलकर के क्या बनेगा? 22 ही बनेगा, या कोई भी संख्या से आप देख लीजिए। तो ये इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर आप कभी सोचो कि x प्लस वाई क्यों नहीं लिया, 10x प्लस वाई क्यों लिया। जब भी आपसे 2 अंकों की बोलेगा तो इकाई अंक यानी कि यहाँ पर 1 से गुणा हो रही है और दहाई में 10 से। इकाई और दहाई चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, इसमें कोई इतना बताने वाली बात है नहीं, फिर भी मैं आपको समझा करके ही कराता हूँ सारी चीज़ें। आगे, अंकों को उलटने से बनी संख्या, अंकों को अगर उलट दें यानी पलट दें तो बनी संख्या को जोड़ा जाए, यानी कि अगर अंकों को पलट दें और उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, यानी कि प्लस, अंकों को पलट दिया तो संख्या हो गई 10 बाई प्लस के x। अंक क्या है? x और बाई इसके अंक हैं। ये तो दहाई का स्थान है इसलिए 10 से गुणा की गई। अंक तो हमारे 10, अंक तो हमारे x और y ही हैं,
इसने बोला कि अगर अंकों को पलट दिया जाए और उसमें जोड़ दिया जाए, तो अंकों को पलट दिया और उसमें जोड़ भी दिया। तो अब ये बोल रहा है कि अगर ऐसा कर दें तो वो जो योग होगा, तो योग निम्न में से किस एक संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो देखिए संख्या क्या बनी, 10x और x हो गए 11x प्लस y और 10y क्या हो गए 11y। तो किससे ये विभाजित हो सकती है, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी। ये भी 11 का गुणज बनेगा, ये भी 11 का गुणज बनेगा। जब 11 के ही गुणज आपस में जुड़ेंगे तो किससे संख्या डिवाइड हो जाएगी, वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी पूर्ण रूप से। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सारे लॉजिक वाले क्वेश्चन है। तो लॉजिक ये था कि 2 अंकों की संख्या को आप क्या मानते हो, तो 2 अंकों की संख्या को मानने वाला ही लॉजिक था कि आप अगर 2 अंकों की संख्या आराम से मान लेते हो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन का अंकित मूल्य इतने रुपए है, यानी 18,000। इसको 20% के छूट पर बेचने से 4% की हानि होती है। तो देखिए ये आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 तरीके से आप कर सकते हो, वो कैसे। तो सबसे पहले हमारा देखिए जो चलता है आसान सा तरीका, वो बता देता हूँ आपको, जिससे आप सब लोग करते हो। जैसे मार्क प्राइस क्या हो गया, हमारा अंकित मूल्य 18,000 रुपये हो गया। 20% की छूट देनी है तो हमेशा छूट मार्क प्राइस पर दी जाती है। तो मूल्य कितना रह जाएगा 20% की छूट के बाद, 80%। जीरो से जीरो कट जाएगा। अब एक जीरो ये, एक जीरो ये, ऐसे ही लिख लीजिए। 18 अट्ठे 144 होते हैं। ठीक, अब हमसे क्या बोला है, 20% छूट दी तो छूट पर बेचने से 4% की हानि हो गई। अब देखिए जब 4% की हानि हो गई तो ये मूल्य कितने परसेंट के बराबर बचा, 96% का मूल्य कितना है, ये है। हमसे बोला है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100%। तो हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये 96 उठ करके कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में, और इनटू क्या हो जाएगा 100। तो 100 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए किससे हम इसको काट सकते हैं, तो 24 चौके 96 और 24 छक्के कितने हो गए 144। अब 2 दूनी 4, या आप ऐसे काट सकते हैं 2 तिया 6 और यहाँ पर चला जाएगा 50 बार। तो कितना हो गया 5 तिये 15 और 2 जीरो ये हो गए और एक 50 का जीरो। तो कितना आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका सेकंड मेथड से भी कर लेते हैं। अब सेकंड मेथड क्या है, जो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको अंकित मूल्य है और क्रय मूल्य में खेलना हो तो क्या करते हैं हम, 100 माइनस डिस्काउंट, ये क्या आता है हमारा क्रय मूल्य आ जाता है। अगर हम करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट या 100 प्लस लॉस, तो ये क्या आ जाता है हमारा मार्क प्राइस। तो 100 प्लस या माइनस करते हैं, लेकिन हमारा क्या दिया है, यहाँ पर दिया है लॉस, तो हम क्या करेंगे माइनस कितने का, 4 का। तो देखिए 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने का था 20% का था। अगर 20 घटा देंगे तो 80% का मूल्य, 80 कितने के बराबर हो जाएगा 96 के। तो 16 पंजे 80, 16 छक्का 96। मार्क प्राइस यानी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 18,000 रुपये। यहाँ पर बीच में एक लाइन खींच देता हूँ जिससे कि मिक्स ना हो क्वेश्चन। ठीक है, 6 यूनिट की वैल्यू 18,000 रुपये है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए 6 से भाग दी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 से भाग दी, तो आपका क्या आ जाएगा कैलकुलेशन, 18,000 6 से चला जाएगा 3,000 बार, और 3,000 इंटू 5, तो 3 पंजे 15,000 वही आएगा। ये आपका सेकंड मेथड, ये आपका पहला मेथड। ये मेरा तरीका बताया हुआ और ये आप सबके करने का तरीका जिससे आप करते हो आसान सा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है दूध व पानी के 80 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात इतना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये मत सोच लेना कि पहले की तरह ही हलवा क्वेश्चन है। आज मैंने खुद से क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। पहले क्या था, पहले मैं क्वेश्चन देखता था कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने ये किया है कि मैं किस लेवल का बनाता अगर पेपर बनता तो। ठीक है, तो यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 3:1। टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू है हमारी 80 लीटर, लेकिन यहाँ पर कितना है
4 यूनिट हो जाएंगी 80 के बराबर, और 1 यूनिट की वैल्यू 20। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 दिया 60 और 20 कम 20। हमसे क्या बोला इसने, यदि मिश्रण का अनुपात 2:3 करना है तो कितना और पानी मिलाएं। तो मिश्रण को हमें कितने में बनाना है, 2:3 में, तो कितना पानी और मिलाएं। तो देखिए वाटर हमको मिलाना है, रेशियो क्या बन जाए, 2:3 हमारा रेशियो बन जाए, यही हमसे बोला है। लेकिन जो हमारा दूध होगा, दूध की मात्रा उतनी ही रहेगी, पानी की मात्रा चेंज हो जाएगी। तो दूध हमारा 60 था, अभी भी हमारा 60 रहेगा, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 30 से। तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई होगी, 30 से। तो दूध हमारा कितना हो गया बढ़ के, 90 लीटर, सॉरी पानी हो गया 90 लीटर, दूध हमारा 60 ही है। तो कितना पानी मिलाया, पहले हमारा 20 लीटर पानी था, ये आप देख सकते हो, अब न हमारा 90 लीटर पानी हो गया, तो कितना और मिलाया, 70 लीटर पानी। तो कितना पानी और मिलाए, तो 70 लीटर पानी और मिलाना होगा कि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। आसानी से क्वेश्चन हो गया। इससे आसान और इससे बेस्ट मेथड कोई है ही नहीं, और ना ही कोई आपको बता सकता है। जितनी आसानी से आपने ये क्वेश्चन कर लिया, अगर किसी और तरीके से करोगे ना तो तोते उड़ जाएंगे भाई, और टाइम इतना वेस्ट कर लोगे कि बहुत ज़्यादा। सबसे आसान तरीका रेशियो मेथड से ही करते रहिए आराम से। जब आपको सारी चीज़ें दी हैं तो फिर देखने वाली कोई बात है ही नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आगे दिया है कि एक ट्रेन एक टेलीफोन के खंभे को 8 सेकंड, कौन, ट्रेन, तथा एक 200 मीटर लंबे पुल को 24 सेकंड में पार कर लेता है, ट्रेन की लंबाई बताइए। तो देखिए, अगर किसी खंभे को ट्रेन पार कर रही है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, किसी पोल, यानी पोल भी खंभा ही हो गया, या कोई टावर हो जाए, तो देखिए जो चीज़ों की अपने आप में कोई चौड़ाई नहीं होती, ऐसे मान लीजिए जैसे आदमी है एक पतला सा होता है, खंभा भी पतला सा होता है, तो जिनकी अपनी खुद की कोई चौड़ाई लंबाई ऊंचाई नहीं होती, लंबाई ऊंचाई होती है, लेकिन आप मेरी बात को समझिए कि जिससे हम उनकी लगा सके कि कितने मीटर लंबी चीज़ है, ऐसे तो लंबाई नहीं होती अपने आप में। तो जैसे खंभा है, व्यक्ति है, टावर है, तो उनमें ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को ही क्रॉस करती है। अब यहाँ पर हमसे क्या बोला है, तो सबसे पहले हमारा क्या लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ये फॉर्मूला क्यों लिखा है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, सबसे पहली लाइन, टेलीफोन के खंभे को 8 सेकंड में पार कर देती है, तो चाल बराबर दूरी कितनी हो जाएगी, जितनी ट्रेन की खुद की लंबाई है, हमको नहीं पता। समय कितना लगेगा, 8, तो मीटर प्रति सेकंड हो गई, ये हो गई हमारी उसकी स्पीड। अब उसने क्या बोला है, 200 मीटर लंबे पुल को, यानी ट्रेन खुद की लंबाई को कवर करेगी प्लस 200 मीटर पुल की लंबाई को कवर करेगी, कितनी सेकंड में, 24 सेकंड में। अब पुल को पार कर दिया तो ट्रेन की लंबाई हमको बतानी है। ये कहने का मतलब ये है, ये मैंने इसलिए लिखा, ट्रेन की चाल क्या है, समान, और जब चाल हमारी समान है तो ये दोनों वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो हम देखिए इसको कर लेते हैं एक दूसरे के इक्वल, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, हमारी ट्रेन की क्या निकल आएगी, दूरी। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 8 तिया 24, इधर हो जाएगा 3t और उधर हो जाएगा t प्लस के 200, ये इधर आ जाएगा 2t और 2 से 200 कट जाएगा 100 बार, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 100 मीटर। और t क्या है, हमारी ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला है, दो समांतर चतुर्भुजों के सामने की भुजाओं का अनुपात 1:k है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो जब भी आपको कोई चीज़ समांतर में दी हो, समांतर में चाहे वो आपका चतुर्भुज हो चाहे वो आपका त्रिभुज हो, जब भी आपको समांतर में चीज़ें दी होती हैं तो जो भुजा के अनुपात का वर्ग होता है, तो भुजा के अनुपात का वर्ग ही आपके क्षेत्रफल का अनुपात बनेगा। भुजा कितनी दी है, 1:k, अगर आप इनका वर्ग कर दो
तो 1:k² उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमेशा याद रखो, चाहे लिख लो कहीं पर, जब भी समांतर में चीज़ें दी हुई होती हैं, चाहे वो चतुर्भुज हो या आपका त्रिभुज हो, जो उनकी भुजाओं के वर्ग का अनुपात होगा, वर्ग का अनुपात वही उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। रेशियो में चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है, पूर्णिमा एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचना चाहती है। वह इसे 10% कम पर खरीदती है तथा ₹30 कम में बेचती है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य बताएं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मार्क कर लीजिए। अगर आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लिए तो मैं देखिए यकीन मानिए कि इससे आसान क्वेश्चन तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो आपको भी लगेगा कि आज के क्वेश्चन बहुत बिंदास हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सभी दोस्तों में शेयर करके अपना स्कोर भी ज़रूर बताना आउट ऑफ 25। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी बच्चे अपना स्कोर बताएंगे, कल की क्लास में सभी के कमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, चाहे मुझे 5 स्लाइड अलग से क्यों ना लगानी पड़े। ध्यान रखना, चाहे 5 स्लाइड क्यों ना लगानी पड़े, जितने भी बच्चे अपना स्कोर बताएंगे सभी के यहाँ पर कमेंट मिलेंगे। अब देखिए, पूर्णिमा एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचना चाहती है, तो हम मान लेंगे कि पूर्णिमा की जो घड़ी है वो कितने की है, 100 रुपये की। 20% लाभ पर बेचेगी तो कितने की हो जाएगी उसकी घड़ी, 120 की बेच देगी। उन्होंने बोला यदि वह 10% कम पर खरीदती है, तो यानी कितने में खरीद ली उसने, 90 में खरीद ली। तो जो उसका नया क्रय मूल्य होगा तो वो कितना होगा, 90 रुपये। अब वो बोल रहा है कि 30 रुपये कम में बेचती है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो देखिए, लाभ किस पे होगा, नए क्रय मूल्य पे। कितने कम में बेची उसको अभी बीच में छोड़ दीजिए। सबसे पहले निकालिए कि 120% का लाभ होता है तो घड़ी बेची कितने में। तो देखिए, 90 का अगर आप 120% निकालते हो तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 108। ये उसका पहला एसपी था, ये उसका न्यू एसपी है। वो बोल रहा है कि अगर 30 रुपये कम में बेचती तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 12 रुपये का। लेकिन उसने बोला कि उसने तो कुल 30 रुपये कम में बेची है, पहले 120 की बेची थी, अब 108 की बिक रही है। तो अंतर कितने का है, 12 का। लेकिन हमसे बोला कितने का है, 30 का। निकालना क्या है, क्रय मूल्य। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30/12। क्रय मूल्य हमको निकालना है, यानी 100 यूनिट। तो देखिए, 3 चौके 12 और 25 चौका 100, 1 जीरो ये रह गया, तो कितना आ गया हमारा, 250 रुपये उस घड़ी का क्रय मूल्य आ गया। इससे अलग आप कोई भी मेथड लगाते हो तो फिर से बौखला जाओगे। अच्छे से समझा दिया, एक बार और बता देता हूँ। घड़ी का देखिए क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने, 100 रुपये। 20% लाभ पर बेची, 120 में बेच दी। 10% कम में खरीद तो 90 में खरीदती। अब वो अगर फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ, यानी 90 में खरीद कर उसने इतने की बेची कि उसे 20% का लाभ हुआ, तो कितने में बेची होगी पहले ये निकाल लेंगे। तो 90 का 120% निकाल लिया हमने, तो कितने में बेची, 108 में। पहले 120 में बेची थी, अब 108 में बेची है। लेकिन हमसे क्या बोला, 30 रुपये कम में बेची। हमारे हिसाब से 12 यूनिट की वैल्यू आई 30, 1 यूनिट की वैल्यू 30/12, 100 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। 100 यूनिट थी हमारी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आ गया 250 रुपये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 93, इसमें सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो देखिए, लॉजिक है, इस क्वेश्चन में भी लॉजिक है। आसान क्वेश्चन है लेकिन समझाने के लिए। एवरेज में सबसे आसान चीज़ क्या होती है, एवरेज में हमको पहले से ही पता होता है कि अगर हमको कुछ भी नहीं दिया और हमसे बोल दिया क्रमागत है, सम है, विषम है, या जो भी बोल दे हमसे, तो हम अपने आंसर को निकाल लेते हैं। तो एवरेज हमारा बहुत ही आसान चैप्टर है, बस उसको समझना पड़ता है। अब वो कैसे, हमारा देखिए क्या दिया है, एवरेज 93, संख्याएं कितनी हैं, 8। तो 4 संख्याएं हमारी इधर होंगी, 4 संख्याएं हमारी इधर होंगी। एवरेज क्या होगी, बीच वाली संख्या। अगर हमारी 7 संख्याएं होती तो 3 इधर हो जाती और 3 इधर हो जाती और बीच में हो जाता हमारा एवरेज। अब हमसे बोला है कि हमारी क्रमागत हैं और सम संख्याएं हैं। तो देखिए, 93 हमारी सम संख्या नहीं है,
तो इसलिए 4 इधर होंगी, 4 इधर होंगी, हमेशा बीच में निकलता है। तो देखिए 93 से आगे, पहले क्वेश्चन बता देता हूँ कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो 93 से पहले हमारी सम संख्या कौन सी आएगी, तो हमारी आएगी 92। 92 से पहले 90 और 90 से पहले 88 और 88 से पहले 86, तो सबसे छोटी हमारी क्या हो गई 86। अगर आपसे पूछता कि सबसे बड़ी क्या होगी, तो 93 के बाद हमारी 94 सम संख्या आती है, 94 के बाद 96, 98, 100। सबसे बड़ी हो जाती है हमारी 100 और सबसे छोटी हो गई हमारी 86। इस तरह से बस लॉजिक क्या है इसमें आपको ध्यान में रखना है, अगर हमसे सम या विषम संख्या पूछ ले तो एवरेज लिख के उसके पहले की सम उसके बाद की सम, क्रमागत हो तब ही आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, क्रमागत सम संख्या तो क्रमागत सम संख्याएं हैं, और आप अगर इनको ऐड करके इनका निकालते हो एवरेज तो 93 ही आएगा। हमेशा दो संख्याओं के बीच का जो संख्या होती है वो ही एवरेज होती है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला इसे 20 दिन में कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन आधे दिन काम करे तो ए तथा बी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आसान लग रहा होगा लेकिन लॉजिक है आपका कहाँ पर। यदि बी प्रतिदिन आधे दिन ही काम करे, कितने दिन में काम कर रहा है, डेली आता है आधा दिन काम करता है, आधा दिन में सो जाता है। अब क्या करे वो, देखिए ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझ के करना है। ए और बी ने कितने दिन में किया, 12 दिन में। ए अकेला कितने दिन में करता है, ए अकेला 20 दिन में करता है। इफ़िशियंसी निकाल लो, टोटल वर्क हो गया 60। ए और बी की इफ़िशियंसी 5 और ए अकेले की इफ़िशियंसी 3। जब ए की इफ़िशियंसी 3 है तो बी की कितनी बचेगी, दोनों की 5 है तो बी की 2 बचेगी। अब देखिए उसने बोला है क्या, बी प्रतिदिन आधे दिन काम करता है। बी एक दिन में करता है 2 काम, आधे दिन में करेगा 1 काम, तो बी की जो नई इफ़िशियंसी होगी वो होगी 1। अब देखिए आप किसी और मेथड से करोगे तो वो क्या कराएंगे कि इसका 1/2 करा देंगे, बी का आधा, ए का पूरा करा देंगे, जो योग कराएंगे। तो उन सब चीज़ों को भूल जाइए, क्वेश्चन होने वाले हैं आसान। अब भूल जाइए आप 2 को भी। अब तो आप ये ध्यान रखिए कि ए हमारा एक ही इफ़िशियंसी से काम कर रहा है, सॉरी बी, और ए कर रहा है 3 इफ़िशियंसी से। बी की 1 हो गई, ए की हमारी इफ़िशियंसी 3 हो गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ए तथा बी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो 60 काम है, 4 की इफ़िशियंसी से कितने दिन में कर देंगे, तो 15 चौका 60। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर बी अपने ही इफ़िशियंसी से काम करता है, यानी जितनी उसकी इफ़िशियंसी थी तो वो 12 दिन में काम कर रहे थे, अगर बी ने अपना आधा कर दिया, अपनी इफ़िशियंसी का आधा, तो 15 दिन हो जाएंगे। ऐसे मत करना कि 12 दिन का ही आधा करके 6 लगा दो, अगर ऑप्शन में होता वो आपका गलत हो जाएगा। बी ने इफ़िशियंसी आधी की है, ए ने अपनी इफ़िशियंसी आधी नहीं की, तो इन वाले 12 का आधा नहीं होगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, और ना ही इनका दोगुना होगा। कभी आप सोचो कि 12 का 24 कर दो, इफ़िशियंसी कम कर दी तो दिन ज़्यादा लगेंगे, तो ना ही 24 होगा। कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, क्वेश्चन को क्वेश्चन के तरीके से करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपकी समझ में भी आ गया होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत मेहनत लगी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लाइक करके और कमेंट सेक्शन में स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन, यदि 2 नल एक साथ कार्य करते हुए एक जलाशय को 12 घंटों में भरते हैं, एक नल जलाशय को दूसरे नल की तुलना में 10 घंटे तेज़ी से भरता है, तो दूसरा नल जलाशय को भरता है, तो दूसरा नल जलाशय को भरने में कितने घंटे लेगा। एक ही बात बोली है 2 बार। तो हमसे पूछा है कि ये 2 नल हैं, एक साथ कार्य करके जलाशय को 12 घंटे में भर देते हैं, यानी कि ए प्लस बी दोनों कितने टाइम में भर रहे हैं, 12 घंटे में। एक नल जलाशय को दूसरे नल की तुलना में 10 घंटे तेज भरता है, यदि ये 20 घंटे लेगा दूसरे नल की तुलना में, यानी कि ए जल्दी भर रहा है। बी यदि 20 घंटे में भरेगा तो ए भर देगा कितने में, 10 घंटे में। ये हमसे बोला है, हमको पता नहीं है कौन कितने में भरेगा। तो देखिए हमको एक्स तो बिल्कुल नहीं मानना है। अब यहाँ पर क्या करें, अगर एक्स ना माने तो क्या करें, आप लोगों के दिमाग में आएगा। तो क्या करें, हमारे पास है ऑप्शन। क्या बोला है,
दूसरे नल की तुलना में 10 घंटे तेज़ी से भर देता है, तो पहला ऑप्शन है 20। यदि बी भरता है 20 की इफ़िशियंसी तो ए भर देगा 10 की इफ़िशियंसी से। अब दोनों काम कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा? 20। ए की इफ़िशियंसी हो जाएगी 2, बी की इफ़िशियंसी हो जाएगी 1। तो देखिए ए और बी दोनों मिलकर 20 काम को कितने दिन में कर देंगे? तो 3, 20/3। लेकिन हमको तो 12 लेकर के आना है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब जब पहला नहीं होगा तो फिर कौन सा होगा? अगला देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, समझा रहा हूँ इसलिए लग रहा है। मान लीजिए अगर बी करता है 30 घंटे में काम तो ए कर देगा 20 घंटे में काम। इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी? 60 टोटल काम, तो 30 दूनी 60 और 20 दिया 60। 60 काम 5 की इफ़िशियंसी से दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन में। तो बिल्कुल करेक्ट हमारा 12 आ गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखा कितनी आसानी से हमारा हो गया क्वेश्चन सोल्व। एक्स ना मानने की तो हमने कसम खाई है, एक्स तो मानना ही नहीं है, चाहे क्वेश्चन को ऑप्शन से क्यों ना कर ले। कोई और तरीके से आप करके देख लेना, अगर किसी टीचर ने आपको कराया है तो किसी और तरीके से करके देख लो। अगर आप 3-4 मिनट इस क्वेश्चन में ना लगा दो तो कहना। और इस क्वेश्चन को आप खुद से करके देखना, मात्र 20 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल के रख दोगे, मात्र 20 सेकंड में। 20 सेकंड भी उसके लिए हैं जो देखिए हमारे नए बच्चे हैं जिन्होंने शुरुआत की है क्लास। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की गई तथा प्रत्येक 10% के 2 क्रमागत बट्टे दिए गए, अंत में वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो देखिए 100 रुपये की वस्तु थी, कितने की कर दी हमने? 130 की। 30% की वृद्धि हो गई। या तो आप ऐसे कर लीजिए 130 गुणा 90/100 गुणा 90/100, 2 क्रमागत बट्टे हो गए। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 130 है इसका 10% निकाल लो पहले, 130 में से माइनस करो, उसका फिर 10% निकालो और 130 में से आप माइनस कर दो। तो कोई भी तरीका आप लगा सकते हो। या पहले 130 का 90% निकाल लो, उसके बाद फिर दोबारा से 130 का 90% निकाल लेना। सेम ही बात है तीनों। अगर हम ऐसे ही करते हैं तो 13 नमा 117, पहली छूट के बाद वस्तु कितने की हुई? 117 रुपये की। अगली छूट फिर से हम देंगे यानी कि 10% की, तो कितने की वस्तु बचेगी? तो यहाँ पर आप 9 और 117 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9 सत्ते 63। आगे 9 इकना 9, 9 6 15, 9 इकना 9 और 1 10, तो कितना आ गया? ये यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं बचा, तो 105.3 करके आया है आपका, क्योंकि नीचे 10 बचा था, 100 था, एक ही जीरो कटा है, तो 105.3 आ जाएगा। अब हमसे बोला है कि अंततः वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? अतः वस्तु का मूल्य हो जाएगा, तो की वृद्धि की, प्रत्येक के 2 क्रमागत बट्टे दिए। तो इसमें थोड़ा सा देखिए लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ हो गई है। इसने बोला है कि अंततः वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा। सही है, लैंग्वेज सही है, आपको समझने के लिए ही डाली है। तो वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन से देखिए 5.3% घट जाएगा। तो पहले वस्तु कितने की थी? 100 की, तो क्या हमारा 5.3% घटा? तो आप बोलोगे नहीं, तो 100 से 105 की हो गई तो 5.3% बढ़ जाएगा। तो वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? 5.3% बढ़ जाएगा। 100 से 105.3 हो गई तो कितना बढ़ा? 5.3% बढ़ा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करें। लैंग्वेज भी सही है, थोड़ा सा मैंने ही घुमा करके लिखा था, तो मैंने सोचा कहीं हमारी गड़बड़ तो नहीं होगी। कुछ हो जाती है जब टाइप करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो लैंग्वेज हो जाती है गड़बड़। ठीक है, तो ऑप्शन से आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब है, कि इस लाइन का क्या हमारा मतलब है यहाँ से यहाँ तक कि अंततः वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? तो 5.3% फाइनली हमारा बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हेमंत 10 साड़ियों को रुपये 460 के कुल लाभ पर तथा 12 साड़ियों को रुपये 144 के कुल लाभ पर बेचता है। शेष 20 साड़ियों को प्रति साड़ी कितने लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे प्रति साड़ी रुपये 18 का औसत प्राप्त हो? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका एवरेज वाला ही है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी बढ़ गई है। तो आप लोग सोचोगे कि भाई क्या क्वेश्चन बना दिया, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। वो कैसे है
तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 10 साड़ियों को 460 के कुल लाभ पर, 12 साड़ियों को इतने रुपए के कुल लाभ पर, शेष 20 साड़ियों को प्रति साड़ी कितने लाभ पर बेचे। तो देखिए टोटल साड़ी कितनी थी, तो 10 ये रहीं, 12 ये रहीं, 20 ये रहीं, तो टोटल साड़ी कितनी हो गई 42 साड़ियाँ। अब देखिए उसने बोला है कि उसे प्रति साड़ी रुपये 18 का औसत प्राप्त हो, तो प्रति साड़ी इतने का औसत 18 का, तो टोटल उसे कितने का प्राप्त होगा पहले ये देख लीजिए कि टोटल जो लाभ होगा उसे कितने रुपए का होगा। 18 दूनी 36 और 18 चौक 72 और 3 75, टोटल कितना हो गया 756 रुपये। अब निकाल लेंगे एक एक करके। 10 साड़ियों का कितना है, 10 साड़ियों का मूल्य है 400, लाभ है हमारा 460। 12 साड़ी का कितना है 144 रुपये, तो 22 साड़ियों पर उसे कितना प्राप्त हो गया, तो आप बोलोगे 604 रुपये। 10 साड़ियों पर 604 प्राप्त हो गए। अब देखिए 756 और 604 का आपको देख लेना है डिफरेंस, तो कितना बचा 152। साड़ी कितनी बच रही है, टोटल साड़ी थी हमारी 42, हमने अभी 22 का ही निकाला है, तो कितनी बची हमारी 20 साड़ी और बची। और उसने बोला है कि प्रति साड़ी कितने लाभ पर बेचना चाहिए, तो 152/20 कितना हो गया 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12, 0 से 7.6, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो प्रति साड़ी कितने पर बेचे, तो 7.6 रुपये के लाभ पर बेचे। यहाँ पर देख लीजिए एक बार और बता देता हूँ, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लाइव होती है तो आप पूछ लेते हो, रिकॉर्डेड है तो कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। लाइव भी नहीं है तो जहाँ भी जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, टेलीग्राम पर शेयर करो, अपना जो भी डाउट है वो बताइए और वहाँ पर अपना सॉल्यूशन पाइए। कोई चैप्टर आपको कराना हो जो आपको समझ नहीं आता, आज पता चल जाएगा कि कौन सा आपका चैप्टर वीक है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या बोला था कि प्रति साड़ी कितने लाभ पर बेचना चाहिए, कि उसे टोटल 18 रुपये प्रति का औसत प्राप्त हो, 18 रुपये प्रति साड़ी का औसत प्राप्त हो। तो हमने सारी चीज़ें निकाल ली, तो आपका आंसर क्या आएगा कि प्रति साड़ी कितने का 7.6। अगला क्वेश्चन, अगला और आज का बेहतरीन शानदार और आसान क्वेश्चन है। राजन की 8 वर्ष पहले शादी हुई, तो जिस भैया ने भी एज में प्रॉब्लम बताई थी, डेली आपको एज का क्वेश्चन मिल रहा है, अब ध्यान से अपना कर लेना। अब देखिए जो लोग ये बोलते हैं कि हम इन्हीं क्लास से नोट्स बना रहे हैं तो क्या हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो देखिए एज वाले क्वेश्चन डेली आते हैं, एज में आपको प्रॉब्लम थी, मैं हर तरह के क्वेश्चन करा सकता हूँ, आपको क्वेश्चन को करने का तरीका बता सकता हूँ, लेकिन आप कहने लगो कि आपका पढ़ाया हुआ कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो देखिए लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है और हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास पढ़ाई थी, तो उससे आपका एज इट इज आ गया। तो देखिए सेम भी आ सकता है, पैटर्न आपका यही रहेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन जो चैप्टर्स के क्वेश्चन है, अगर एज का आपका क्वेश्चन आएगा तो एज वाले क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, बस थोड़ा सा चीज़ें प्लस माइनस आपसे हो सकती हैं, लेकिन चैप्टर आपके यही रहेंगे। तो जो भी चैप्टर्स मैं आपको करा रहा हूँ, सारे के सारे टॉपिक क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ, हर चैप्टर से आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ, यहाँ तक कि DI से भी डेली क्वेश्चन कोई ना कोई लेकर के आता हूँ। ठीक है, हो सकता है आपकी DI ना आए, अगर आ गई तो सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, तो सारी ही आपको कराऊंगा, बस निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा आपका आसानी से। यहाँ पर दिया है राजन की 8 वर्ष पहले शादी हुई, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु की इतने गुना थी। चलिए राजन की अगर हम वर्तमान उम्र देखें तो राजन की वर्तमान उम्र हो गई R, शादी से पहले 8 वर्ष पहले शादी हुई, तो 8 वर्ष इसमें से घटा दीजिए, 8 वर्ष पहले राजन की आयु इतनी होगी। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 8 वर्ष पहले शादी के समय ये वाली जो आयु है उसकी, ये वाली आयु उस समय की शादी के समय की क्या थी 6/5 गुना थी, तो इसका 6 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 6/5 गुना थी
शादी वाली आयु की, जो शादी के समय थी। कैलकुलेशन कर लीजिए तो 5R बराबर हो जाएगा 6R माइनस के 48। अब इधर उधर हो जाएंगे तो देखिए अगर ये 6R इधर जाएगा इधर तो कितने का बचेगा, -R, माइनस से माइनस कट जाएगा तो R बराबर कितनी हो गई, 48। R क्या है, राजन की वर्तमान उम्र, और राजन की वर्तमान उम्र क्या है, 48। तो राजन की शादी के समय, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, राजन की शादी के समय आयु कितनी थी, 40। यो थी मैरिज टाइम, जब उसकी शादी हुई थी तब उसकी उम्र 40 थी। क्वेश्चन में क्या कहा है, राजन की बहन उसकी शादी के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी, तो राजन की बहन भी शादी के समय कितनी होगी, 10 वर्ष छोटी, यानी 30 साल की। 30 साल की हो गई उसकी सिस्टर, किस टाइम, शादी के टाइम। अब वो बोल रहा है कि राजन की बहन की वर्तमान उम्र, शादी तो 8 साल पहले हुई थी, तो उसकी बहन 8 साल पहले 30 की थी, तो 8 साल बाद प्लस 8 तो कितने की हो जाएगी, अब 38 की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन करनी थी, ज़्यादा बड़ा कोई इशू नहीं था, लेकिन अगर आप सोचे थे कि एक ही लाइन में कर दें तो लाइन में एक ही क्या है, लेकिन ये वाला जो चीज़ें हैं ये आपको निकालनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज घुमा के दी है, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आसान से आसान क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो ईजी टू मॉडरेट का वादा किया था आपसे, ईजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड, तो यानी सारी चीज़ें चल रही हैं, ईजी से मॉडरेट गए, मॉडरेट से हार्ड पर भी गए। और ज़्यादा हैवी आपको अगर सीजीएल पढ़ाने लगो, जैसा कि किसी ने कमेंट किया था कि सीजीएल लेवल पढ़ाइए, तो वो आपके किसी काम का नहीं, तोते उड़ जाएंगे, फ़ायदा कुछ होगा नहीं। तो आपके बेनिफिट वाली चीज़ें ही आपको कराई जाएंगी। अगर किसी को कोई आपत्ति है या सीजीएल की तैयारी कर रहा है और ये उसको आसान लग रहा है, तो भाई टाइम वेस्ट ना करके कोई और क्लास ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो अभी सीआरपीएफ के लिए ही चलेगा। सीआरपीएफ के बाद बीएसएफ आएगा, उसको टारगेट कर लेंगे, सीआईएसएफ आएगा, उसको भी टारगेट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि एक शहर के 1000 लोगों में से पुरुष के 60% में से 20% शिक्षित हैं, तो टोटल जो जनसंख्या है शहर की उसमें कितने हैं, 1000। जो टोटल व्यक्ति हैं वो कितने हैं, 1000। 1000 के 60% क्या हैं, हमारे पुरुष हैं, तो मेल कितने हो जाएंगे, 60%, यानी कि 600। तो फीमेल कितनी बची, फीमेल बची 400। हमसे बोला है कि मेल के 20% ही शिक्षित हैं, तो देखिए 600 का जब आप 20% निकालोगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे ये आ जाएगा हमारा 120। ठीक है, तो 120 हमारे क्या हैं, पुरुष शिक्षित है। तो अशिक्षित पुरुष हमको निकालने हैं, तो अशिक्षित पुरुष हमको कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की। यदि सभी लोगों में से 25% शिक्षित हैं, तो टोटल का 25%, यानी कि जो टोटल शिक्षित वर्ग के हैं, तो 1000 में से 250 लोग ऐसे हैं जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं शिक्षित। 250 में से 120 तो हमारे पुरुष शिक्षित हो गए, तो महिलाएं कितनी शिक्षित बची, तो आप बोलोगे 130 महिलाएं शिक्षित बची। क्वेश्चन में बोला है कि कितनी प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं, तो टोटल 400 थी, शिक्षित हैं हमारी 130 इंटू 100, 0 से 0 कट गए, 4 तिया 12, कितना बचा, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 32.5% महिलाएं शिक्षित हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पर आपको बताना है कि यदि 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर रुपये 96 हो, तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बतानी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने % होगी। तो देखिए 2 सूत्र लगते हैं, एक तो PR² की घात 2 वाला लगता है, 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा मम्मी, दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा, तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा हमारा, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, आप फॉर्मूला लगाइए R/100 इक्वल में, देखिए वही है, थोड़ा सा घुमा दिया है, यहाँ पर आएगा डिफरेंस अपॉन P। ये क्या है, ये है आपका 2 साल का अंतर। जो आपके स्क्वायर वगैरह थे वो इधर उधर घुमा दिए हैं। क्या होता था आपका डिफरेंस बराबर PR² 100² होता था, तो 1 मिनट, यहाँ पर होता था P इंटू R²/100 की घात 2 होता था। तो क्या किया, इस P को इसके अपॉन में ले गए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ,
जो आपका फॉर्मूला था उसको मैंने काया पलट कर दी है, जिससे कि आप आसान कर लो। फॉर्मूला था 2 साल का अंतर PR² बटे 100 की घात 2 डिफरेंस बराबर। तो इस p को कहाँ ले आएंगे, D/P कर देंगे तो कितना हो जाएगा R² बटे 100 की घात 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R² बटे 100 की घात 2 को R बटे 100 का होल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो क्या बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो सारी चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा घुमा करके दे दी जाती हैं। तो ये लगेगा डायरेक्ट आपका, अगर आप ध्यान रख सकते हो तो, वरना आपको याद ही होगा PR² बटे 100 की घात 2। डिफरेंस कितने का है, 96 का। अमाउंट कितना है, तो है आपका 15,000 रुपये। तो ये किस में है, अंडर रूट में। तो देखिए कैलकुलेशन करने के लिए हम इस साइड कर लेते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन। 96 बटे 15,000 को तब तक काटिए जब तक ये किसी के स्क्वायर के रूप में ना चले जाएं। ठीक है, तो किससे हम काट सकते हैं, जब हम इसको काटेंगे तो देखिए ये चला जाएगा 24 चौके 96, और ये कितनी बार जाएगा, तो 24 कम 24 चला जाएगा, 24 छक्का कितने होते हैं, तो आप देख लीजिए 6 चौके 24 और 6 दूनी 12, तो चला जाएगा बिल्कुल। तो ये कितनी बार कट रहा है, तो या आप ऐसे भी काट सकते हो 25 चौका 100 और 4 छक्के 24, उस तरह से भी आप काट सकते हो। तो ये जाएगा आपका 625 बार। तो अंडर रूट में 4 बटे 625, अंडर रूट आप हटा दोगे 2 बटे 25 आपका आएगा। तो ये किसका वैल्यू है, R बटे 100 की वैल्यू आपकी आ चुकी है। 25 चौके 100, R बराबर 4 दूनी 8। कैलकुलेशन है कुछ नहीं है, 8%। तो ये था आपका बहुत आसान क्वेश्चन। ये इसलिए रखा था जिससे कि आपको फॉर्मूला रिवाइज हो जाए और किस किस तरह से आप अपना फॉर्मूला लगाते हो वो भी आपका क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक राशि को PQ तथा R के बीच 2:7:9 के अनुपात में बांटा जाता है। P तथा Q का कुल हिस्सा R के हिस्से के बराबर है। तो P तथा Q के हिस्से का अंतर क्या है। P अनुपात Q अनुपात 7 कितना दिया है, 2:7:9। P तथा Q का कुल हिस्सा, तो P प्लस Q का कुल हिस्सा, ऐसे ही होगा आपका क्वेश्चन। तो P प्लस Q का कुल हिस्सा कितना हो जाएगा, 7 और 2 9। आगे क्या बोला है, R के हिस्से के बराबर है। तो P प्लस Q बराबर कितना हो जाएगा, R, क्योंकि R भी 9 है, P प्लस Q भी 9 है। हमसे क्या बोला है, हिस्से का अंतर। तो आपकी टोटल वैल्यू तो दी ही नहीं है, यहाँ पर आपको रुपए में जानकारी देनी है, लेकिन टोटल रुपए आपके कहाँ हैं। तो देखिए इनके हिस्सों का अंतर क्या हो जाएगा, 0, लेकिन रुपए कहाँ है, रुपए तो हमारे कहीं भी नहीं है, बराबर बराबर के हिस्से में बटी थी, तो आधी आधी अमाउंट हो जाएगा। तो जानकारी क्या है आपकी, अधूरी। ये क्वेश्चन इसलिए रखा है जिससे कि आपको बता सकें कि आप रेशियो वाले क्वेश्चन में अगर आपको टोटल वैल्यू नहीं मिलती है तो आपका क्वेश्चन वो नहीं हो पाएगा। तो उसमें टाइम ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से अपने क्वेश्चन को बोल दीजिए कि जानकारी अधूरी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़ों को 40% लाभ पर, शेष आधे को 40% की हानि पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच देता है। तो क्वेश्चन को करने के दो मेथड, दोनों से देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसे होगा। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए टोटल जो हमारा कपड़ा था वो कितना था, 100, और 100 कपड़ा कितने रुपए का था, 100 रुपये का था। अब हमसे बोला है सबसे पहले कि शेष आधे कपड़े को, तो आधा कपड़ा कितना हो गया, 50 हो गया। आधे कपड़े को 40% लाभ पर, तो यानी 140 बटे 100, तो कितना आ जाएगा, 70। उसका बोलता है कि आगे शेष के आधे को, तो शेष कितना बचा, 100 में से 50 बेच दिया तो बाकी का 50 बचा। तो इसके आधे को यानी 25 को 40% हानि पर, तो यानी 60% पर बेचेगा। तो 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा, 15। पहला बेचा 70 का, दूसरा बेचा 15 का। अब जो 25 कपड़ा बचा है, एक कपड़े का मूल्य 1, तो 25 का मूल्य 25 यानी क्रय मूल्य पर। तो तीसरा बेच दिया उसने 25 रुपये का। टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया हमारा 25 और 15 40, 40 और 70 कितने हो गए, 110।
पूरे लेन देन में कितना लाभ हुआ, तो 100 रुपये की चीज़ 110 की बेच दी तो 10% का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक, एक मेथड हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए अगर किसी को नोट करना है तो, वरना दूसरे मेथड पर चलते हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इतना स्पेस हमारे पास है नहीं। अगर पेन होता तो पेन से काफ़ी सारा स्पेस हमारा बच जाता और हम देखिए दोनों तरीके बिना इरेज किए ही कर लेते। स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो काफ़ी टाइम मिलता है। दूसरा मेथड क्या है, मान लीजिए जो टोटल यूनिट है कपड़े की वो है 4, आधा कपड़ा यानी 2 कपड़ा 40% प्रॉफिट पर, हम इसे परसेंटेज में ही कर लेंगे तो कितना हो गया 80। आधे का आधा कपड़ा जो शेष बचा है, शेष बचा था 2, 4 में से 2 बेच दिया तो अब बचा 2, तो 2 का आधा 1 वो बेचते हैं हम 40% हानि पर, तो इसको कर दीजिए -40, तो ये -40 हो जाएगा हानि वाला। आगे है हमारा बाकी का शेष कपड़ा, किस पर बेचते हैं हम, तो वो क्रय मूल्य पर ही बेच देते हैं, तो इस पर ना ही हमको लाभ होगा ना ही हमको हानि होगी, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए इन तीनों का निकाल लीजिए क्या आया, तो 4 कपड़े में हमारा क्या आया, टोटल जो कुल मिलाकर के घट बच के बचा तो 40%, तो 4 कपड़े पर 40% का हमारा कितने के हिसाब से बनेगा, जैसे 2 कपड़ा 40% प्रॉफिट पर बेचते थे तो 80 हो जाता था, एक कपड़ा 40% हानि पर बेचा 40, तो 4 कपड़ा टोटल कुल मिलाकर के हमारे 40 रुपये बना, तो कितने परसेंट के हिसाब से, तो कितने की गुणा करें 10 की, तो 4 ढाई 40, तो क्या आ गया हमारा उत्तर 10%। तो एक तरीका ये है, जो आपको आसान लगता है उससे आप अपने क्वेश्चन को कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, 4 संख्याएं जिनका औसत 60 है, पहली संख्या अंतिम 3 के योग का 1/4 है, प्रथम संख्या क्या है, तो ये क्या है, प्रथम संख्या आपको बतानी है, क्वेश्चन मार्क। एवरेज का क्वेश्चन है, पिछले वाले का लेवल भी आपने देख लिया, इसको भी देख लीजिए कैसे होगा, खुद करिए और अच्छे से करके बताइए कि क्या आंसर आता है। तो 4 संख्याएं हैं, तो A प्लस B प्लस C प्लस D, 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याओं का औसत 60 है, तो हमारा इनका एवरेज क्या हो जाएगा, तो इनका योग आप लोगों को बताना है कि इनका योग क्या होगा। तो एक सेकंड रुकिए, ठीक है। जब भी हमको योग निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो उनका एवरेज होता है उसको संख्या से गुणा कर देते हैं, तो इनका योग निकालने के लिए तो योग आ जाएगा हमारा 240। ठीक है, 4 संख्याओं का योग कितना आ गया 240। पहली संख्या अंतिम संख्या के योग, पहली संख्या अंतिम 3 संख्या के योग का 1/4 है, तो जो पहली संख्या है हमको बताना क्या है, हमको बताना है प्रथम संख्या, तो पहली संख्या बराबर किसके हो जाएगी, B प्लस C प्लस D, अंतिम संख्या अंतिम 3 संख्या के योग का 1/4, इसको ले आइए इसके अपोन में, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा रेशियो, तो A/B प्लस C प्लस D बराबर क्या आ गया 1/4, तो A का हिस्सा कितना है 1 है, और इन तीनों का हिस्सा मिलाकर के कितना है 4 है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि प्रथम संख्या हमारी क्या होगी, तो चलिए टोटल कितना है, टोटल है हमारा 240, वो 60 तो एवरेज था, टोटल सभी संख्याओं का योग कितना है 240, हमारे हिसाब से कितना है रेशियो में, मान लीजिए चारों का लाभ 240 है, ए और तीनों का अनुपात से 1 का अनुपात, तीनों के अनुपात से 1:4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5, 1 का हमको बताना है, तो 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, तो एक ही हमको बतानी थी ए का हिस्सा, यानी ए क्या है हमारी पहली संख्या 48। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना था। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है, यदि एक धावक आधी दूरी को दुगने समय में तय करता है तो धावक के चाल का साइकिल चालक के चाल से क्या अनुपात होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसको, रेशियो में हमको बताना है, सबसे अच्छी बात है कि हमको रेशियो में बताना है, तो कुछ भी दिक्कत वाली बात है नहीं।
तो फॉर्मूला लगा दीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये किसकी निकाल रहे हैं हम, पहले साइकिल चालक की। पहले साइकिल की बोली है तो निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता है, तो निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय कर ली, तो ये आ गई हमारी उसकी चाल, यानी कि d अपॉन टी। दूसरा, यदि एक धावक, पहला साइकिल चालक था और ये हो जाएगा हमारा रेसर, यदि दूसरा धावक क्या करे, आधी दूरी को दुगने समय में तय करता है, तो डी की आधी दूरी और टाइम कितना ले रहा है, दोगुना 2t। तो देखिए इसके अपोन में एक मान लें, कोई दिक्कत नहीं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी और इसकी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा d अपॉन के 4t। तो चलिए इसे डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं, रेसर की स्पीड क्या हो जाएगी, रेसर की स्पीड हो जाएगी d अपॉन के 4t। अब हमसे क्या बोला है, साइकिल चालक और रेसर का अनुपात क्या होगा, अगर हम इसे अनुपात में बना लें तो क्या होगा, 4t ऊपर पहुंच जाएगा, t नीचे रह जाएगा, या ऐसे करिए आप इसको इक्वल में रख लीजिए, d अपॉन टी इज इक्वल टू, पहले किसका आएगा, साइकिल चालक के चाल से अनुपात यानी धावक का, तो पहले लिखिए धावक का साइकिल चालक से अनुपात, तो d अपॉन 4t इज इक्वल टू डी अपॉन टी। ठीक है, तो अब इनका रेशियो क्या बनेगा, तो देखिए ये रेशियो बनेगा, t से t हटा दो, d से d हटा दो, तो 1 इधर आ जाएगा, 4 उधर पहुंच जाएगा, तो हमारा रेशियो बनेगा 1:4। या आप इसको देखिए, जो स्पीड थी, जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस सेम है, t सेम है, आप देखिए ये जो d से t से t काट दिया, d से d, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से वहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि हम x नहीं मानते हैं, तो इतना तो हम समझ ही सकते हैं। आप स्पीड मान के कर लीजिए, तब भी वैसे हो जाएगा कि आप बोलोगे किसका अनुपात आया है, तो ये चालों का अनुपात है, क्योंकि बराबर में दोनों के क्या चल रही है, चाल चल रही हैं। ठीक है, अगर आप अपोन में लिखते तब भी आपका यही आता, वो कैसे, यहीं पर आप इसका ऐसे करके अपोन करते, फिर आप इनको कैंसिल करते, तो आना आपका वही था 1:4। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले बता दूं ए ऑप्शन, ये वाला ए हमने अलग कर दिया, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, a:4। 4:1 नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका रेशियो क्या बनेगा, फिर बनेगा साइकिल चालक से धावक का, सॉरी धावक के चाल का साइकिल चालक से, तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा, पहले साइकिल चालक आ जाएगा, फिर बाद में धावक आ जाएगा, तो धावक से हो जाएगा फिर साइकिल चालक का। अगला क्वेश्चन, 20 संख्याओं का माध्य क्या है, 16। अगर एक और संख्या को शामिल कर लें तो नया माध्य क्या हो जाएगा, 17, 10वीं संख्या, तो 9 गुणा 16, तो 16 नवा कितने हो गए आपके 144। हलवा क्वेश्चन है, 10 गुणा 17, यानी कि पहले 9 थी, एक संख्या और आ गई 10 हो गई, नया औसत 17 है, तो कितना हो जाएगा 170। दोनों का डिफरेंस हमारी 10वीं संख्या होगी, तो दोनों का डिफरेंस आ गया हमारा 26, और 10वीं संख्या क्या है हमारी 26। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 9 संख्याओं का औसत कितना था हमारा, 16 तो पहले से ही था 9 संख्याओं का, 10 संख्याओं में एक एक करके और बढ़ा दिया उसने, तो कितना बढ़ा दिया 10, तो टोटल कितना हो गया 26, तो उसकी आयु 26, यानी या आयु मान लीजिए, अगर व्यक्ति है तो या 10वीं संख्या मान लीजिए, तो 10वीं संख्या हमारी 26। कोई भी तरीका आप लगा सकते हो, दोनों मैंने आपको मेथड करा रखे हैं, एवरेज का एक नया तरीका और आज आपको बताया था। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलजेब्रा में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूले वाले भी आएंगे और इस तरह की भी आएंगे, सिंप्लीफिकेशन में भी क्वेश्चन आते हैं, ये कहीं भी क्वेश्चन डाल देगा आपको, बस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होने चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं हम, तो ये लिखा है आपका 3/1 गुणा 4 प्लस 5/4 गुणा 9 बराबर है आपका, ये सारे के सारे प्लस हैं, बराबर कोई नहीं है, सब में प्लस लगाइए, प्लस 7/9 गुणा 16 और प्लस डॉट 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 करके प्लस के बाद में आ गया आपका 19/81 इंटू 100। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम इसको, 3/1 गुणा 4 को क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस के 1/4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/4। अब 5/4 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 माइनस 1/9। आगे भी ऐसे ही लिखेंगे 1/9 माइनस 1/16,
प्लस डॉट 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 19 को क्या लिखेंगे 1/81 माइनस 1/100। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्या क्वेश्चन बन गया, शुरू का छोड़ के लास्ट वाला बचेगा और ये सारे आपस में कट जाएंगे। तो क्या बचा हमारा 1 माइनस 1/100। तो क्या आ जाएगा हमारा 99/100, ऑप्शन नंबर ए। अगर क्वेश्चन को आप देखते ही समझ जाते हो, वो क्या, अगर नीचे वालों का डिफरेंस हमारा ऊपर वाली संख्या बन रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगेगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, तो आप फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए। अगर नीचे वाली संख्याओं का डिफरेंस उसके ऊपर दे रखा है तो भी आपका यही फॉर्मूला लगेगा, अगर डिफरेंस अलग है नहीं दे रखा तो भी, तो उसमें क्या हो जाएगा, बाहर हमारा अंतर निकल आएगा। तो अब इस वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा, पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या, पहली संख्या में से लास्ट संख्या घटा दीजिए डायरेक्ट। जब भी नीचे की संख्याओं का अंतर मल्टीप्लाई में हो और उनका अंतर कितना हो, ऊपर वाली संख्या हो, तो वही चीज़ ये रही आपकी डायरेक्ट। तो देखते ही समझ जाओगे तो ऐसे डायरेक्ट आप आंसर कर दोगे, वरना आप थोड़ा सा सोल्व भी कर लोगे तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको तरीका भी बता दिया। तो क्या हो गया हमारा 99/100। तो हर क्वेश्चन को देखिए जो आपके हो सकता है आसान से आसान, तो मैं आसान अगर दो तरीके हैं तो दोनों आपको बताता हूँ। अब देखिए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो जो बच्चे इंग्लिश वाले थे वो भी खुश हो जाना, एक क्वेश्चन ओनली इंग्लिश में ही आपके लिए है। बताइए, तो जैसे ही आप देखते हो कि सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या है, तो हिंदी वाले सुन लीजिए, इन सब में सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है ये बताना है। तो कुछ बच्चे क्या होंगे, इनको भाग करने में लग गए होंगे, 3/7 को भाग दे दीजिए कितना आएगा, तो 7 चौक 28 यानी पॉइंट कुछ करके आएगा ऐसे करके। तो उनसे भी आसान तरीका मैं आपको बताऊं, दो दो संख्या करके लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए सॉरी, तो 13 तिया 39 और 7 चौके 28। तो कौन सी संख्या छोटी है 39 और 28 में, 28 वाली। तो कहने का मतलब क्या है कि 8/13 से बड़ी हो गई कौन सी संख्या, तो 8/13 से बड़ी है 3/7, इसको हटा दीजिए। अब आगे की दो संख्याएं ले लीजिए, कौन कौन सी, 8/13 और 2/5। तो 5 अट्टे 40 और 13 दूनी 26। तो कौन सी संख्या छोटी है, 2/5, तो ये वाली हटा दीजिए। फिर आगे ही हमको ऐसे करके लेनी है 2/5 और 7/9। इनमें 9 दूनी 18, 7 पंजे 35, अभी भी 2/5 छोटी है ये वाली, और लास्ट की संख्या बची 15 दूनी 30, 11 पंजे 55। तो कौन सी छोटी हुई हमारी, 15 दूनी 30। तो कौन सी संख्या छोटी हो जाएगी, 2/5। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2/5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर बताना है आपको 2.716 हमारा, इसका बताना है कि हमारा क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, आप इसको ऐसे समझिए, जिन बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो उनको कराने के लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। ये जो आपकी देखिए, एक सेकंड की जो ब्लू वाली लाइन मैंने यहाँ पर खींच रहा हूँ मैं, ये वाली लाइन, ये जो लाइन दी है इसको मानिए आप छतरी। तो देखिए, जिसके सर पे छत्र छाया होती है उसकी अपने आप में वैल्यू होती है, और जिसके ऊपर नहीं होती उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब क्या लिखेंगे, पहले तो पूरी संख्या आपको लिख लेनी है। अब देखिए, जिसके नीचे जिसके सिर पे साया है तो वो तो देखिए अपने आप में भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, और जिसके सर पे नहीं है उसे क्या करते हैं दुनिया वाले बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। फिर से वही बात, जिसके सर पे साया है उसकी कोई वैल्यू होगी। तो जब भी आपको ये रेखा दिखे, जितने पर रेखा उतने नो, और जितने पर ना हो उनकी कोई वैल्यू नहीं, यानी 0। आप कभी भी नहीं भूलोगे इस ट्रिक से। ठीक है, जितने के ऊपर हमारी रेखा है वो तो पहले, सबसे पहले तो हमारा ये काम है पूरी संख्या लिखो, जिसके ऊपर रेखा है उसको छोड़ दीजिए, और जितनों के ऊपर ये लाइन नहीं है उनको निकाल दीजिए अपने ग्रुप में से, उनको माइनस कर दिया। फिर क्या होगा, जितने के ऊपर लाइन है उनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, यानी वैल्यू सबकी 9 ही होती है। अगर यहाँ पर ऐसे होता 0.66 तो यहाँ पर अपोन में लगाते हम 99। अब एक के ऊपर है तो 1 9, संख्या ऊपर कितनी हो, चाहे अगर 71 पर होता तो अपोन में तब भी हम 99 लगाते, और जिनके ऊपर छतरी नहीं है तो
तो उनकी कोई वैल्यू नहीं, तो उनकी 0। अब घटा लीजिए, 6 में से 1 गया 5, 11 में से 7 गया 4, कितना बचा 545/900। है कोई सा ऐसा ऑप्शन? तो ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो चलिए काट करके देख लेते हैं कितना, 18 पंजे 90, यानी 5 से कट रहा है, 5 ही कम 5। अब कितना आएगा, 5 9 45, तो कितना आ गया 109/180। ऐसा कोई ऑप्शन है? तो ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इससे नीचे हम नहीं काट सकते क्योंकि 3 डिजिट में हमको दिया है। तो एक नया ऑप्शन क्रिएट कर लीजिए, 109/180। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 109/180। 1 मिनट, इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा है, तो इसमें शायद इसमें होगा हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला पिछला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये हो गया। इससे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, हाँ ये है वो क्वेश्चन। इसमें आप इस वैल्यू का ध्यान रखिए, टाइपिंग में जब आपके क्वेश्चन टाइप हुआ था तो उसमें ये वाली टोटल वैल्यू लिखने से रह गई थी। अगर आपकी टोटल वैल्यू नहीं होगी तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे? तो देखिए टोटल वैल्यू लिख दी है, अब क्वेश्चन को करते हैं। इसका ध्यान रखिए, ये है 11 90 60। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो देख लीजिए। हमसे बोला है कि सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो जो सिगरेट पीते हैं डिग्री में आपको दिया है, ना कि परसेंटेज में। तो कितनी है, 180 डिग्री। टोटल कितने हैं, 11 90 60। इनका मान लीजिए 180 डिग्री क्या है, सिगरेट पीते हैं। तो 180 बटे में 360। डिग्री में क्या लगता है, 360। परसेंटेज में क्या लगता है, 100। तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 चौके 36। तो यानी डायरेक्ट ही काट लेते यार, 18 दूनी 36। तो 18 दूनी कितने हो गए, 36। 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10, 2 नम्बे 18, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। तो 59,530। तो 59,530 ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट 25वां क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो आउट ऑफ 25 स्कोर बताना है, क्लास को लाइक करना है और सबके पास शेयर करना है। आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बाकी चीज़ें बस शेयर करके और लाइक ज़रूर करना, कमेंट में स्कोर ज़रूर बताना। आज लास्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण के अधीन ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जिन्हें किसी भी प्रकार के धूम्रपान की आदत नहीं है। तो देखिए जिन्हें किसी भी प्रकार के धूम्रपान की आदत नहीं है, उनके कितना हो गया, तो उनका है वैल्यू 18 डिग्री। अब देखिए ये क्वेश्चन मेरे मन कर रहा है कि आपको होमवर्क में दे दूं, क्योंकि इस तरह का परसेंटेज से डिग्री बनाने वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब आपको डिग्री से परसेंटेज बनाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क ही है। जितने बच्चे अपना स्कोर आउट ऑफ 25 बताएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, कल की क्लास में सभी की कमेंट में शो करूंगा। सबसे पहले उनके कमेंट दिखाऊंगा, सभी का नाम बोलूँगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जितने भी बच्चे चाहते हैं कि उनको, जो हमारे स्टूडेंट हैं, देखिए जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने क्वेश्चन किया है, तो वो तो आंसर पक्का ही देना, मुझे बहुत खुशी होगी। और अपना स्कोर सारे लोग ही बताना, मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे। सब आंसर देना, सबके कमेंट लेकर के आऊँगा, चाहे स्लाइड कितनी भी लगानी पड़ जाए। तो देखिए फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आगे की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।